हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सीकर। और अपन ने चैप्टर 4 में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, रूल्स उसके सारे देख लिए थे, बायो सावर्ट लॉ पूरा देख लिया था, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए थे और एम्पियर सर्किटल लॉ को अपन ने शुरुआत कर दी थी। शुरुआत करके तो उसकी 3 एप्लीकेशंस भी देख ली थी, एक तो स्ट्रेट वायर के कारण, एक कौन सा वायर, सिलेंड्रिकल वायर जिसमें कोई ना कोई थिकनेस है, और सिलेंड्रिकल वायर में फिर 2 देखे थे, एक तो हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। ठीक है, 3 अपन ने देख लिए थे। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन आती है वो आती है सोलेनॉइड। ठीक है, जो इसकी 4th एप्लीकेशन है। ये कौन सी एप्लीकेशन है? इसकी 4th एप्लीकेशन है जिसको अपन बोलते हैं सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या चीज़ है वो समझना। जैसे मेरे पास में एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। इस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे मैंने यूनिफॉर्मली यदि ऐसे वायर्स लपेट दिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने इसके यूनिफॉर्मली वायर्स लपेट दिए और फिर उसमें करंट फ्लो करवा दी। करंट फ्लो करवा दी तो इसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को ही नाम क्या दिया जाएगा? सोलेनॉइड नाम दिया जाता है। तो मेरे पास में जैसे मान लो इसको डायग्राम से अपन शो करना चाहें तो डायग्राम से कैसे शो होगा वो चीज़ समझना। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने ऐसे वायर्स लगा दिए। मान लो ऐसे कोई करंट आ रही होगी, ऐसे कोई वायर आ रहे होंगे, ये पीछे से वायर आया, डॉटेड का मतलब पीछे से आया, फिर ये आगे से गया, ठीक है, फिर ये पीछे से आया, फिर ये आगे से गया, फिर ये पीछे से आया, फिर ये आगे से गया, फिर ये पीछे से आया और फिर ऐसे इसको बाहर निकाल दिया। ऐसे करंट आई इंटर हुई और करंट आई जो यहाँ से बाहर निकल गई। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सोलेनॉइड। दे दिया। तो एक स्ट्रेट अपने पास में रोड होगी, उस रोड के ऊपर यूनिफॉर्मली अपन ने, यूनिफॉर्मली का मतलब ऐसा नहीं कि वायर यहाँ तो मैंने बहुत सारे लपेट दिए, यहाँ थोड़े ही लपेटे, फिर यहाँ पे बहुत सारे लपेट दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे वायर्स लपेटे गए हैं, पूरी लेंथ में इक्वल डिस्टेंस में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स लगाए गए हैं, तो ऐसे को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्मली वायर्स लपेटे गए हैं। तो यदि ऐसे स्ट्रक्चर बनी है तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, अब सोलेनॉइड में यदि करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? इस तरफ। तो इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो अपन को यही निकालना होता है कि सोलेनॉइड के अंदर कितना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब सोलेनॉइड के अंदर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर, वो क्या होता है? 0 होता है। सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, सोलेनॉइड के अंदर ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो अपने पास में डिवाइस होती है वो कौन सी होती है? सोलेनॉइड। होना कुछ नहीं है, वायर्स लपेटने, उसमें करंट फ्लो करवानी है, बस हो गया काम। तो उसको, उसके अंदर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसमें देखो एक इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड आती है अपने पास में, जो मेन अपने कोर्स में है, वो मेन कोर्स में यही है, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। अब इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ऐसा तो नहीं है लेंथ इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा कि मान लो कि ये अपने सोलेनॉइड है ऐसी, ठीक है, ये मान लो ये सोलेनॉइड हो गई ऐसी, और लंबी बना दो, ये अपने पास में सोलेनॉइड हो गई। ये सोलेनॉइड की रेडियस है मान लो a, और ये सोलेनॉइड की लेंथ है मान लो क्या है? l। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ कि l इज वेरी वेरी लार्जर देन a। यदि ऐसा होता है और उसमें अपन ने क्या लगा रखे हैं? वही यूनिफॉर्मली अपन ने इसमें वायर्स लगा रखे हैं। तो ऐसी यदि स्ट्रक्चर होती है, करंट फ्लो अपन ने करवा रखी है, तो ऐसी स्ट्रक्चर यदि होती है तो इसको अपन नाम क्या देते हैं? इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड में क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये नहीं लेंथ इनफाइनाइट हो, इसका मतलब ये है कि रेडियस की वैल्यू लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम हो। जैसे इसमें तो क्या है? रेडियस की वैल्यू लेंथ के कंपैरिजन में कम नहीं है इसमें देखा जाए तो, लेकिन इसमें देखा जाए तो रेडियस की वैल्यू लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऐसे सोलेनॉइड को अपन नाम देते हैं इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड। और ये आइडियल सोलेनॉइड होती है। इस आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली 0 होता है। यहाँ तो फिर भी 0 हो भी सकता है और थोड़ा बहुत रहता भी है, लेकिन यदि
इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है और अपने कोर्स में इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड ही रहती है, ठीक है। अपन जो भी फॉर्मूला डराइव करेंगे फिर फाइनाइट लेंथ का भी देखेंगे, लेकिन जो डेरिवेशन होगी वो अपनी इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड के लिए ही निकल के आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, इसके अंदर यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होता है तो अब देखो यहाँ से ऐसे समझना, ऐसे मैं समझूँ, एक क्लॉक रूल पढ़ा था, मैं रिवाइज कर दूँ क्लॉक रूल को। क्लॉक रूल ये था कि यदि करंट ऐसे फ्लो होती है ऐसे, तब तो कौन सा एंड दिखाई देना चाहिए, एस। और यदि करंट जो है वो ऐसे फ्लो होती है इस तरह से, तो कौन सा एंड बनेगा, एन। ऐसा ही तो बनेगा। तो अब मैं देखो यहाँ से इस सोलेनॉइड को इधर से देख रहा हूँ, जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो करंट ऐसे जा रही है मेरे लिए, तो बाहर से तो ऐसे जा रही है, तो मेरे को कैसे दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। और एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो होती है तो कैसा एंड बनता है, एन एंड बनता है। इसका मतलब इसमें इधर की तरफ तो एंड कौन सा होगा, एन। और जब मैं इसको इधर से देखूंगा तो इधर से देखेंगे तो देखो कैसा दिखाई देगा, मुझे करंट जो है वो ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है इस तरह से पीछे से। तो करंट ऐसे पीछे से आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो ये एंड कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ सकते हो कि सोलेनॉइड एज ए मैग्नेट काम कर रही है, जिसमें एस से एन मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट के अंदर अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन एस से एन की तरफ ही होती है। तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एस से एन की तरफ ही है, यानी सोलेनॉइड जो है वो भी एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, ठीक है। और फिर इसको एक और रूल से बोलते हैं जिसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलते हैं। इसमें बोला जाता है कि यदि फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखें तो जिधर थंब आता है वो नॉर्थ पोल होता है। ये चीज़ ध्यान रखो। अब करंट ऐसे तो फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैं इसको ऐसे होल्ड करूंगा, भी करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, तो मैं ऐसे होल्ड करूंगा तो जिधर थंब आएगा तो इधर थंब आ रहा है तो ये वाला एंड कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये वाला एंड कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये अपना साउथ पोल निकल के आएगा। तो ये तो सोलेनॉइड के सुपरफिशियल स्ट्रक्चर अपन ने देख ली कि सोलेनॉइड एक्चुअल में क्या है। अब अपन को करना क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। यदि इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है और इसकी लेंथ मान लो यदि एल है, तो इस सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो अपन को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से अपन को सोलेनॉइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से सोलेनॉइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, वो चीज़ अपन देख रहे हैं। तो उसको देखते हैं आगे क्या होता है। अरे नोट्स बोर्ड्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नोट्स मैं अपलोड करूँगा नहीं, मुझे लगना चाहिए कि नोट्स आप लोग खुद बना रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था खुद बनाओगे नोट्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं सिर्फ बोलता हूँ, मेरे नोट्स में मिलेगी नहीं, ठीक है। इसलिए खुद नोट्स बनाते हो चलो। अब देखो, अब अपन ये देखते हैं, जैसे मान लो मैं ये मान लेता हूँ ये मेरी सोलेनॉइड है ऐसी, ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सच्ची। ये एक सोलेनॉइड होगी, मान लो इस तरह से हो गई है सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें वायर्स मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी इस तरह से, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ, थोड़ा सा हल्के एंड से बनाएंगे ताकि वायर्स अपन को ज़्यादा डायग्राम में दिक्कत नहीं आए। तो ये मान लो इसमें वायर्स ऐसे ऐसे चल रहे होंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ऐसे अपन ने मान लिया कि इसमें वायर्स ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे करंट ऐसे एंटर हुई होगी मान लो आई, और ऐसे करंट यहाँ से बाहर निकल गया, ऐसे हुआ। इसके अंदर मैंने मान लिया कि सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो लेंथ तो अपन ने मान ली एल है, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो अपन ने मान लिया, मैंने मान लिया क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या निकल के आ जाएंगे, कैपिटल एन। तो फिर अपन बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स TURNS, वेरी गुड, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे कितने होंगे, एल लेंथ में कितने हैं, यदि टोटल एल लेंथ में देखें तो कितने हैं, टोटल एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन। तो यूनिट लेंथ में कितने हो जाएंगे, उसको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल एन से, और वो कितना निकल के आएगा, N/L।
तो मेन अपनी चीज़ ये काम में आएगी, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n/l। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ में करंट कैसे होनी चाहिए, क्लोज पाथ में होनी चाहिए। तो पहले तो अपन को क्लोज पाथ एज्यूम करना पड़ेगा, बिना क्लोज पाथ तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर ऐसा एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ जो है वो एज्यूम कर लिया इस तरह से, ऐसा। इसको नाम दे दिया पी क्यू, चलो यहाँ से नाम दे देते हैं, पी क्यू आर, और ये कितना हो गया, एस हो जाएगा। ये लेंथ मैंने मान ली इसकी कितनी है, ये मान लो लेंथ इसकी ए है, ठीक है, और ये लेंथ अपन मान लेते हैं इसकी कितनी है, बी है, मान ली इस तरह से। अब देखो ये कैसे है, पहले तो इसको समझो कि ये है कैसे, उसके बाद में इसको समझाते हैं आगे। जैसे ये अपना सोलेनॉइड था, ठीक है, ये सोलेनॉइड था, एक रेक्टेंगुलर पाथ जो है वो इसके अंदर से जा रहा है। भी अपन ने तो एज्यूम ही तो किया है, एक्चुअल में तो कुछ नहीं है, अपन ने तो एज्यूम किया है कि रेक्टेंगुलर पाथ इसके अंदर से चला गया ऐसा, ठीक है, अंदर से जा रहा है। तो वायर जो हुए वो इस रेक्टेंगुलर पाथ के इस तरह से तो बाहर नहीं से निकले। ये वायर देखो कैसे जा रहे हैं, ये वायर इसके इस वाले हिस्से से, इस वाले के हिस्से से अंदर से पास हो गए, इस वाले हिस्से के अंदर से पास हो गए। समझ में आ रही चीज़ कैसे है, ठीक है। इसको और समझो और अच्छे से, यदि मैं समझा सकता हूँ तो मैं और अच्छे से कोशिश करता हूँ समझाने की। कैसे होगा, जैसे मान लो ये अपना सिलेंड्रिकल है, ठीक है, अब इस पर वायर्स लपेटे हुए हैं ऐसे, ठीक है, और एक मैंने इसमें पाथ बना दिया। पाथ बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा रेक्टेंगुलर, इस तरह से, ऐसा एक रेक्टेंगुलर पाथ बनाया इस तरह से, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर दिया इस तरह से। तो वायर देखो इसके ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है रेक्टेंगल की, ये इसके अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। तो ये जो ऊपर से वाले वायर थे वो तो इस रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर से ही तो पास हुए भी, इस वाली लाइन के तो अंदर से ही तो पास हुए ये वाले वायर्स, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस क्लोज पाथ से कितनी करंट पास हो रही है, जो वायर इसके अंदर से पास हो रहे हैं वहीं से करंट पास हो रही है, ठीक है, उतनी करंट जो है वो इस क्लोज पाथ से पास हो रही है। ये चीज़ समझ में आती है या नहीं आती, क्लियर है कि ये जो वायर्स है, जितने वायर इसके अंदर से जा रहे होंगे उतनी ही इसके अंदर क्या हो रही है, करंट जो है वो पास हो रही है, क्लियर। अब एक लूप के अंदर यदि आई करंट हो रही होगी तो इसके अंदर से मान लो जितने भी लूप होंगे उतने उसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगी करंट। उससे पहले अपन एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर यदि मैं एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाऊँ, तो लूप के लिए यदि मैं एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाना चाहूँ तो पूरे क्लोज लूप के लिए अपना एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या बोलेगा, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ी जगह बचाते हैं, टॉपिक बड़ा है। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई हो जाएगा। कौन से लूप के लिए लिखा है मैंने, पी क्यू आर एस के लिए। मैंने किसके लिए लिखा है ये, पी क्यू आर एस के लिए हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर इस पूरे को क्लोज लूप को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन पी से क्यू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन क्यू से आर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन आर से एस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन एस से पी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा आई। समझ में आई चीज़। इस पूरे क्लोज लूप से अपन ने एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाया, तो पूरे क्लोज लूप को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, भी यहाँ से प्लस यहाँ से प्लस यहाँ से प्लस यहाँ से, वही तो टोटल होगा टोटल। तो मैंने इसको चारों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब समझो P से Q यदि अपन बात करेंगे, P से Q देखो क्या होगा, P से Q देखेंगे तो लेंथ की जो डायरेक्शन है वो ठीक वही होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अपन बोलते हैं। तो इस वायर के लिए लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि अपन बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अपना यदि इधर की तरफ है बी वेक्टर, ठीक है, तो लेंथ भी कैसी है इसमें, इस तरफ ही है, ठीक है। तो लेंथ भी इस तरफ ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे P से Q बी dl कोस 0 प्लस Q से R देखो, Q से R लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा तो अपन बोलेंगे Q से R और ये हो जाएगा बी dl कोस 90 प्लस R से S बोलेंगे तो बाहर की तरफ तो अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होता है, तो अपन सीधा यहाँ बोल देंगे R से S
और 0 वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक है। एंगल का कोई मतलब ही नहीं है। एस से पी देखेंगे तो लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना 90 डिग्री, यानी कि मैं बोल दूंगा इंटीग्रेशन एस से पी और बी वेक्टर डॉट एस से पी बी डी एल कोस 90 इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई हो जाएगा। अब देखो कोस 0 की वैल्यू 1, ये तो हो गया पी से क्यू बी डी एल हो जाएगा। कोस 90 0, ये 0 है ही, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, और ये कोस 90 0 तो ये भी 0, अंदर क्या रहेगा म्यू नॉट समेशन ऑफ आई हो जाएगा। अब देखो अपन बोल रहे हैं अंदर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो चाहे मैं यहाँ लूँ, चाहे मैं यहाँ लूँ, चाहे मैं यहाँ लूँ, चाहे मैं यहाँ लूँ, स्मॉल लेंथ जो अपन ने लिए सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। तो B तो बाहर आ जाएगा, B अपना बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा P से Q DL इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। P से Q DL कितना है, P से Q DL कितना है, A ही है, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे B इंटू A इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई हो जाएगा। अब देखो समेशन आई कितना होगा, वो मेन चीज़ है। समेशन आई क्या होगा, इस क्लोज लूप से पास होने वाली नेट करंट, इतना ही तो होगा। तो पहले तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इस क्लोज लूप से कितने नंबर ऑफ टर्न्स पास हो रहे हैं। एक नंबर ऑफ टर्न से आई करंट पास हो रही है, बी करंट आई फ्लो हो रही है, तो सब में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई तो फ्लो हो रही है, ठीक है। सारे लूप्स में आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब एक नंबर ऑफ टर्न्स में आई करंट फ्लो हो रही है, तो मुझे पता लगाना है इसके अंदर से कितने नंबर ऑफ टर्न्स पास हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाई आई कर देंगे। तो अब देखो समेशन आई कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को समझना। अपन को ये पता है कि यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n बाई एल, तो ए लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n बाई एल इंटू ए। समझ में आ रही चीज़, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पासिंग थ्रो क्लोज लूप से कितने नंबर ऑफ टर्न्स पास हो रहे हैं, n इंटू कितने a हो रहा है। बी यूनिट लेंथ से नंबर ऑफ टर्न पास हो रहे हैं स्मॉल n, तो a लेंथ से कितने नंबर ऑफ टर्न्स पास होंगे, स्मॉल n इंटू a। सिंपल सा मैथ है। तो इसका मतलब, और अपन को ये पता है एक लूप से कितनी करंट पास हो रही है i, तो इतने लूप से कितनी करंट पास होगी, यानी कि समेशन आई कितना हो जाएगा, NAI हो जाएगा। तो एक लूप से यदि आई करंट पास हो रही है, तो इसमें से जितने लूप पास हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाई आई कर देंगे, और इसमें से कितने लूप पास हो रहे हैं n इंटू ए, यानी कि n इंटू ए इंटू आई हो जाएगा। अब सिग्मा आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब सिग्मा आई की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, b इंटू ए इक्वल्स टू म्यू नॉट NAI हो जाएगा। म्यू नॉट तो ऐसे कैसे, और सिग्मा आई की जगह अपन ने क्या बोल दिया, NAI। ए से ए कैंसिल, तो b जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NI। ये जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है अपने पास में सोलेनॉइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, और स्मॉल n की जगह अपन क्या बोल सकते हैं, n बाई एल। तो इसको एक और फॉर्मूले को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b इक्वल्स टू म्यू नॉट, दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है ना। तो b इक्वल्स टू फॉर्मूला ये आ गया, हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा एक तो सोलेनॉइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन ने कुछ नहीं किया, केवल एक सिंपल से डेरिवेशन हुई है, एक क्लोज लूप, वही एम्पेयर सर्किट लगाना, तो क्लोज लूप तो एज्यूम करना ही पड़ेगा कि जो भी वायर्स है वो क्लोज लूप से ही पास करवाने पड़ेंगे। तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये क्लोज लूप कुछ ही नहीं है, अपन ने क्या है, ये अपनी इमेजिनेशन और कुछ नहीं है। भी क्लोज लूप एम्पेयर सर्किट लगाने के लिए अपन इमेजिन ही करते हैं, तो ये अपनी इमेजिनेशन है। तो इस इमेजिनेशन में फिर से समझ लो कि इसमें से पूरे में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, n। तो L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो यूनिट लेंथ में हो जाएंगे n बाई एल। तो A लेंथ में कितने होंगे, n बाई एल इंटू ए, ठीक है, यानी कि स्मॉल n इंटू ए। तो स्मॉल n इंटू ए, इसमें से नंबर ऑफ टर्न्स पास हो रहे होंगे, ठीक है। और एक में से आई करंट पास हो रही है, तो इतने से कितने करंट पास होगी, NAI। मेन चीज़ ये थी, बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। एम्पेयर सर्किट लगाया PQRS के लिए, तो अलग अलग लिख दिए। फिर अपन एंगल्स अपन को पता है, एंगल्स कितने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अपना फाइनल फॉर्मूला ये आया, म्यू नॉट NI या b इक्वल्स टू म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेज है। अब मेन चीज़ वो उड़ाती है, स्पेशल केसेज 1 बाई 1 सुनते हुए चलना, क्या क्या है, थोड़ी जगह बचा लेते हैं, काम आएगी। स्पेशल देखो मिटा के भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जगह इसलिए बचाई है
ताकि टॉपिक सारा तुम्हारे सामने रहे, ठीक है। क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अब मैं स्पेशल केसेस बोल तो रहा हूँ, तो वो डायग्राम फिर तुम्हारे दिमाग में सेट रहना चाहिए। अभी तुम्हारे सामने है इसलिए तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। स्पेशल केसेस समझो क्या है। फर्स्ट वो ये बताओ कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है। बी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो मीडियम पे डिपेंड कर रही है, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, और करंट आई पे डिपेंड कर रही है। क्या इंटेंसिटी, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड की लेंथ को डबल करने पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ यू डबल्ड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड की लेंथ के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। वो किस पे डिपेंड करती है? यूनिट लेंथ के ऊपर, क्योंकि मैं लेंथ को डबल करूँगा तो एन भी डबल हो जाएगा। भी मान लो मैं इसमें लेंथ को डबल ही कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ टर्न्स, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो भी कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। तो 2n/2l कर दूंगा तो वापस से n/l ही बचेगा। यानी कि लेंथ पे और नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है? यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। हाँ, यदि मैं इसको खींच के डबल करता हूँ तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएंगे, यानी कि स्मॉल एन चेंज हो जाएगा, और स्मॉल एन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब अपना बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो फर्स्ट स्पेशल केस क्या हो गया? बी डजंट डिपेंड्स ऑन किस पे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस पे डिपेंड नहीं कर रही तो फिर किस पे डिपेंड कर रही है? तो बी डिपेंड्स अपॉन ऑन विच? एक तो किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम, ठीक है। दूसरा यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, और तीसरा करंट आई के ऊपर। समझ में आ रही चीज़? तो एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगी, एक नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, और एक करंट आई पे डिपेंड करेगी। यदि मैं करंट को बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ सकता है और कम हो सकता है, ठीक है। नंबर थर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम के केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? μ0 μr ni। ये तो अपन जानते ही हैं कि मीडियम के केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? μ0 μr ni। क्लियर? और देखो नंबर फोर्थ देखो इसमें क्या है। तो ये तो अपने पास में मीडियम पे डिपेंड कर गया, μ0 μr ni कर गया। अब इसमें नंबर फोर्थ अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि ये सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ की होती है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, ये अपनी कौन सी सोलेनॉइड थी? इनफाइनाइट लेंथ की थी। कैसे पता चला? क्योंकि अपन ने बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या माना है? 0 माना है। तो इसका मतलब ये सोलेनॉइड कैसी है अपने लिए? इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है। फॉर फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, यदि फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड हो गई तो देखो डायग्राम मैं बना रहा हूँ और फिर उसके बाद में इसका फॉर्मूला भी लिखूंगा। जैसे मान लो सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ की हो गई, इसका मतलब इसके एंड फिक्स हो गए। इनफाइनाइट का मतलब इसके एंड फिक्स नहीं है, अपन को एंड्स पता नहीं है, और फाइनाइट लेंथ का मतलब मुझे इसके एंड्स भी पता है। तो ये इसकी एक्सिस हो गई ऐसे, ठीक है। इसके एंड्स ने सेंटर पे कुछ एंगल्स बनाए होंगे। मान लो इसका एंड्स ने इस पे एंगल बनाया और इस पे एंगल बनाया, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल तो मैंने मान लिया क्या है? θ1 मान लिया। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये मैंने मान लिया क्या है? θ2 मान लिया। और इसमें से वही करंट पास हो रही है आई, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स वही है स्मॉल n। तो अब यहाँ पर फॉर फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पे, अपन सेंटर पे बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला याद रखना है। इसमें डेरिवेशन नहीं है, μ0 ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये किसके लिए है? फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। इससे देखो ये वाला फॉर्मूला डराइव हो सकता है। कैसे? यदि ये इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए, कर दो इनफाइनाइट लेंथ की, यदि मैं इसको इधर से एंड्स को बढ़ाता जाऊंगा तो ये वाला एंगल जो है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और ये इनफाइनाइट लेंथ की पहुंच गया तो थीटा कितना हो जाएगा? θ1 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ नंबर 5, फॉर इनफाइनाइट लेंथ θ1 कितना हो गया? 0 डिग्री। और θ2 इधर से एंड्स को यदि बढ़ाता जाऊंगा तो ये वाला एंगल जो होता जाएगा वो इधर जाता जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 180। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ θ2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देखो, μ0 ni/2, ठीक है। यदि मैं वैल्यू पुट करूँ, थोड़ी सी जगह बचाते हैं
क्योंकि आगे एक और आएगा, ये आएगा म्यू नॉट NI/2 आ जाएगा। कोस थीटा 1 कितना है 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा 2 कितना है 180, कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा गया म्यू नॉट NI, तो वही आ जाएगा म्यू नॉट NI। ठीक है, तो ये रामबाण फॉर्मूला है, पता चल गई, ये फॉर्मूला अपना रामबाण फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अपन इनफाइनाइट का भी बता सकते हैं, फाइनाइट का भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक केस और आता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड के एक एंड पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी कि पॉइंट यहाँ से निकल के मान लो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अपना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और सोलेनॉइड कैसी है अपनी सेमी इनफाइनाइट लेंथ है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब यहाँ से समझो अपना पॉइंट कहाँ पहुँचा, ये मान लो सोलेनॉइड थी ऐसे, ठीक है ऐसे, अपना पॉइंट यहाँ पहुँच गया, तो ये वाली वैल्यू जो है वो यदि ये इधर आता जाएगा तो ये θ1 बढ़ेगा और कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। θ1 यहाँ से बढ़ते यहाँ तक पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 जो होगा वो तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और θ2 क्या हो जाएगा, ये बढ़ते ये इधर आता जाएगा तो ये भी तो बढ़ेगा भाई। ये वाला एंगल देखो, यहाँ से ये वाला एंगल तो कितना बनेगा 90, और ये वाला और बढ़ जाएगा, और बढ़ते मैक्सिमम कितना हो सकता है 180। तो θ2 कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा अपना 180 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दो, cos 90 0, cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस मिलकर प्लस का 1 रह जाएगा, यानी कि अंदर क्या रह जाएगा 0 + 1 यानी कि 1, यानी कि क्या बचेगा म्यू नॉट NI/2। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, B = म्यू नॉट NI/2। तो किसी एक एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है म्यू नॉट NI/2, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट NI/2 cos θ1 - cos θ2 फॉर फाइनाइट लेंथ, और इनफाइनाइट लेंथ के लिए होता है म्यू नॉट NI। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए अपन क्या बोलेंगे, 1 मिनट फोन आ रहा है, चलो बाद में बात करेंगे। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ के लिए अपने पास है फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं वैसे, ये फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ये आएगा म्यू नॉट NI आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या म्यू नॉट NI, और एक एंड पे कितना हो जाएगा म्यू नॉट NI/2। क्लियर, तो ये अपने पास में अभी तक के पॉइंट्स निकल के आ गए। फिर इसमें एक पॉइंट और है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, कि यदि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो थंब जिधर होता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, और दूसरा क्या बन जाता है साउथ पोल बन जाता है। तो इसमें एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, यदि मैं इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो कैसा होगा, करंट ऐसे नहीं फ्लो कि मैं यदि ऐसे करंट फ्लो करवाऊँ, ऐसे करंट फ्लो कराऊँ तो मैं ऐसे होल्ड करूँगा तो मेरा थंब इधर जाएगा, तो फिर ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि सोलेनॉइड में यदि करंट की डायरेक्शन को इन्वर्स कर दिया जाए या रिवर्स कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में सोलेनॉइड के अंदर यदि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो उस कंडीशन में उसके पोलरिटी चेंज हो जाती है। पहले जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, जो अब पहले साउथ था वो क्या बन जाएगा नॉर्थ बन जाएगा। क्लियर, तो ये अपना क्या हो गया, ये पूरा कंप्लीट अपना है सोलेनॉइड, जिसको अपन बोलते हैं सोलेनॉइड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा प्यारा सच्चा क्वेश्चन। ठीक है, सारा सोलेनॉइड पूरे एक बोर्ड के ऊपर आ गया, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हो, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। बाकी अपन आगे चलते हैं। अब सोलेनॉइड के बाद में आता है टोरॉइड। सोलेनॉइड जैसा ही है, कोई नई खास चीज़ नहीं है टोरॉइड के अंदर। टोरॉइड में क्या होगा, यदि सोलेनॉइड को मैं बैंड करके दोनों एंड्स को मिला दिया, यदि मैं इसको बैंड कर दूं इस तरह से और बैंड करके एक सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगा, दोनों एंड्स यदि मिल जाएंगे, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है टोरॉइड। समझ में आ रही थी, जैसे अपना जो टायर नहीं होता, ठीक है, मान लो अपना जैसे मान लो बाइक का टायर है, ठीक है, केवल रबड़ है, बाकी सब अपन निकाल दिया उसका, तो रबड़ बीच में से कुछ नहीं है, मटेरियल कुछ नहीं होगा उसके अंदर। फिर उसमें मैंने क्या लिए, यूनिफॉर्मली पूरे में वायर्स लपेट दिए, तो अब जो वो स्ट्रक्चर बनी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोरॉइड। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो आएगा टोरॉइड। तो अब टोरॉइड को और देखते हैं, टोरॉइड में क्या चीज़ है। तो ये तो अपना फोर्थ इसकी एप्लीकेशन थी सोलेनॉइड। अब इसकी लास्ट एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की,
जिसको अपन नाम देते हैं टोरॉइड। उसके बाद में अपना एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है वो पूरा पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये अपना टॉपिक जो है, एक टॉपिक और आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले नहीं बोलेंगे हो जाएगा, अपन ये बोलेंगे हो जाना चाहिए। देखते हैं हो जाता है या नहीं होता है। मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का होगा कि नहीं होगा पता नहीं, वो तब होगा जब आप पढ़ोगे। अब पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से कंप्लीट होगा भैया। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ करना है तो। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी फिफ्थ और लास्ट एप्लीकेशन, जिसको नाम दिया जाता है क्या, टोरॉइड। दे दिया, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में टोरॉइड है क्या। एक मान लो टायर लो, ऐसा ले लिया टायर, ठीक है, और उसमें मैंने वायर से ऐसे लपेट रखे हैं इस तरह से, ऐसे यूनिफॉर्मली मैंने इसमें वायर्स लपेट रखे हैं ऐसे, ठीक है। पता नहीं डॉटेड में क्या बना दिया था, चलो ऐसे ही मान लो, ठीक है। कुछ इसके उधर से जा रहे हैं, कुछ सामने से जा रहे हैं। बड़े सुंदर डायग्राम बना है। तो करंट आई इसके अंदर फ्लो हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं टोरॉइड, ठीक है। अब देखो अपनी स्ट्रक्चर क्या थी, सोलेनॉइड क्या था, ऐसा ही तो था, ये अपना सोलेनॉइड था ऐसा। इसको घुमाया और फोल्ड करके ऐसे कर दिया तो क्या बन गया, टोरॉइड बन गया। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो। अब देखो इसको यदि मैं घुमा के ऐसे लाऊंगा तो नीचे वाला पॉइंट तो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और ऊपर वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, जीरो होगा। इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके अंदर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसके अंदर भी इस लाइन भी घूम जाएगी साथ में, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोला जाता है। समझ में आ रही चीज़? तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको अपन बोलते हैं टोरॉइड। अपन को ये निकालना है कि इस टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा। अरे फॉर्मूला तो वही बनना है जो इसके लिए बना था, है तो वही चीज़ है, तो वही चीज़, उसी को तो घुमाया है। तो यहाँ जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही तो यहाँ है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो बस वहाँ पे n क्या था, n बाई एल था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ। यहाँ पे n क्या, स्मॉल n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई किसकी लेंथ, इसकी पूरे की लेंथ। पूरे की लेंथ कितनी होगी, सरकमफेरेंस, यानी कि 2πr। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। हालांकि अपन डराइव करके देखेंगे। अब इसको डराइव करके देखते हैं कैसे होगा, उस चीज़ को समझो, ठीक है। तो ये तो टोरॉइड का अपन ने सुपरफिशियली स्ट्रक्चर देख ली कि टोरॉइड किस तरह से होता है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपन ने देख लिया। इसमें कई बार पूछा गया कि टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होता है अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है। तो आप समझो टोरॉइड, ठीक है। मुझे पता लगाना ये है, ये मान लो ऐसे एक स्ट्रक्चर अपन ने बना दी, वेरी गुड। यहाँ से वायर आया, ऐसे गया, फिर वायर आया, ठीक है। चलो मैं एक बार पूरा बना देता हूँ, फिर अपन इसको मिटान लेंगे थोड़ा सा। ऐसे वायर से आ गया, करंट आई इंटर हुई, करंट आई बाहर निकली, यहाँ से गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये डॉटेड आ गया, फिर ऐसे गया, ये डॉटेड आ गया, फिर 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 ये बाहर आ गया पीछे से, हाँ पीछे से, ठीक है। तो ऐसे अपने स्ट्रक्चर बनी, तो इसको अपने नाम क्या दिया, टोरॉइड। अब समझना इस चीज़ को, टोरॉइड के अंदर अपन ने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसकी एक्सिस के अलोंग, ऐसा। ये तो क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यदि मैं इसको होल्ड करूंगा इस तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इसमें देखो ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ गया, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आई, इस तरह से। यहाँ पे कितनी आएगी, ऐसे। यहाँ पे कैसी आएगी, ऐसे, ऐसे आ जाएगी हर पॉइंट के ऊपर। अपन को तो क्या लगाना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है भैया। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए यहाँ अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो निकालनी है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, क्लोज पाथ अज्यूम करेंगे। तो मैंने इसके अंदर ही जैसा ये मैग्नेटिक फील्ड है वैसा ही ये पूरा की पूरा, ये मैग्नेटिक फील्ड आप भूल जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला क्लोज पाथ अज्यूम कर लिया, रेड कलर का कर लिया।
क्लोज पाथ मैंने एज्यूम किया ये वाला, और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल लेंथ ली इसकी dl, ले ली dl, ये मान लो dl लेंथ ले ली, ठीक है। इस dl लेंथ पे अपने पास में फॉर्मूला क्या लगेगा, एम्पेयर से रूट ओवर लगाना है, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और ऐसे ही मैं dl 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 छोटे छोटे पार्ट्स लेता जाऊँगा, सबके लिए निकाल लूँगा। तो सबके लिए अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा आई हो जाएगा। अब समझो b और dl की डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यदि अपन बात करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर dl की डायरेक्शन भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो b और dl क्या हो जाएगा, b dl cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से अपने पास में ये आएगा b dl cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। cos 0 की वैल्यू 1, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन b dl इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई हो जाएगा। b तो अपन बोलते हैं पूरे के अंदर कैसा होता है, यूनिफॉर्म, तो b तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन dl इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई हो जाएगा। इंटीग्रेशन dl क्या, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये पूरी लेंथ किसके इक्वल होगी, इसके सर्कमफेरेंस के, और इसकी रेडियस मैंने मान ली क्या, स्मॉल r, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल यानी कि b इंटू 2 r इक्वल्स टू म्यू नॉट। सिग्मा ई कितना होगा, सिग्मा ई, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, n ही है, तो इस पूरे क्लोज लूप से 1 मिनट कितनी करंट फ्लो हो रही है, i, तो n में कितनी करंट फ्लो होगी, n इंटू आई, ठीक है। तो सिग्मा ई कितना हो जाएगा, n इंटू आई हो जाएगा। 2 पाई आर को नीचे ले आओ, 2 पाई आर नीचे आएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई आर इंटू आई हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो अपना ये आता है। अब देखो n अपॉन 2 पाई आर क्या है, अपन बोल रहे हैं ये जो लेंथ है, ये टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो किस में है, इस पूरी लेंथ में है। इस पूरी की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, यानी कि अपन बोलेंगे कि 2 पाई आर लेंथ में नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, कैपिटल N, यूनिट में कितने होंगे, उसको अपन बोलते हैं स्मॉल n, तो ये हो जाएंगे n अपॉन 2 पाई आर। तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टाइम्स कितने होंगे, n अपॉन 2 पाई आर, तो n अपॉन 2 पाई आर की जगह अपन स्मॉल n बोल देंगे, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। सेम वही फॉर्मूला आ गया जो अपने पास में सोलेनॉइड के लिए आया था, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर, तो ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया टोरॉइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है यहाँ तक। अब समझो यदि यहाँ मीडियम होता तो फॉर्मूला लगा दो, मीडियम के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई हो जाएगा। तो मीडियम के केस में टोरॉइड के अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। क्लियर है, तो ये अपने पास में टोरॉइड के लिए फॉर्मूला आता है, कब, टोरॉइड के अंदर। ये किसके लिए लिख रहे हैं अपन, इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए। टोरॉइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया है, म्यू नॉट एन आई। और टोरॉइड के बाहर पूछा जाए तो इधर की तरफ भी 0 होगा और इधर की तरफ भी 0 होगा, उसको अपन को शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टोरॉइड के अंदर तो होता है म्यू नॉट एन आई और बाहर जो होता है दोनों तरफ क्या होता है 0, ना तो इधर होगा ना इधर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूला आता है टोरॉइड का आता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कई बार ये रेडियस अलग अलग गिवन होती है, ये r1 दे रखी होती है और ये r2 दे रखी होती है। मान लो इसकी कोई थिकनेस है तो फिर r कैसे निकलेगी, r नहीं दे रखी होती, इनर और आउटर रेडियस दे रखी होती है, तो फिर अपन r कैसे निकालेंगे। उस केस में r कैसे निकलेगा, इसकी एवरेज लेके r1 प्लस r2/2, बस इतना ही करना है। यदि r इनर और आउटर रेडियस दे रखी है तो फिर स्मॉल r कैसे निकाला जाएगा, स्मॉल r इनर और आउटर रेडियस का एवरेज ले लो, वही क्या हो जाएगा, इसकी एवरेज रेडियस अपने पास में निकल के आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें किसी तरह का, नहीं है। तो ये अपना टोरॉइड कंप्लीट हो गया। अब एक सोलेनॉइड में एक टॉपिक अपना एक ग्राफ रह गया था। सोलेनॉइड के लिए अपन ने बोला था कि जब इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड होती है तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें जब ग्राफ बनाया जाता है सेंटर से, ठीक है, सेंटर से ग्राफ बनाया जाता है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर की तरफ और इधर की तरफ डिस्टेंस हो गई, सेंटर से डिस्टेंस। तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बस। और जैसे ही बाहर निकलोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, ऐसा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इन बनता है इस तरह से, स्ट्रेट सा ग्राफ आता है और फिर ये आगे ऐसा चलता है इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r कहाँ आ गया, आउटसाइड में आ गया। ऐसे इसमें भी यहाँ पे क्या आ गया, ये अपन आउटसाइड में आ गए। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनता है
ये ग्राफ बनता है अपना सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। जो अपन ने वहाँ पढ़ना था, वहाँ रह गया था ग्राफ अपना, अभी करवा दिया। तो ये ग्राफ अपना बनता है किसके लिए? सोलेनॉइड। ये टोरॉइड का नहीं है, टोरॉइड में कोई ग्राफ नहीं है, सोलेनॉइड में ग्राफ बनता है ये वाला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। तो ये अपनी बायो सावर्ट लॉ जो है उसकी पांचों एप्लीकेशन जो है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। स्ट्रेट वायर के कारण, होलो सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, पांचों एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। पांचों में एक आधे में क्वेश्चन फंस ही जाता है। मेन इसके फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन भी इसकी बोर्ड में पूछी जाती है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनते हैं। तो नेक्स्ट अपन इसके देखते हैं कि सोलेनॉइड और टोरॉइड से रिलेटेड। चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सोलेनॉइड और टोरॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ए क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एक सोलेनॉइड है ये, मान लो ये अपने पास में सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड की लेंथ अपन को दे रखी है कितनी? 80 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 80 सेंटीमीटर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.8 मीटर, ठीक है। हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। इसके ऊपर देखो, एक तो वाइंडिंग ऐसी है, ये वाइंडिंग हो गई, इसमें 400 टर्न्स है, ठीक है। दूसरी वाइंडिंग जो है वो भी ऐसी है, इसके अंदर भी 400 टर्न्स है, इस तरह से, ठीक है। थर्ड वाइंडिंग जो है वो भी ऐसी है, इसके अंदर भी 400 टर्न्स है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मिला के टोटल 5 वाइंडिंग्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए? यदि अपन बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए? 400 इंटू 5, ठीक है। 400 टर्न्स की 5 लेयर्स बनी हुई है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2000 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 2000 नंबर ऑफ टर्न्स कितनी लेंथ पे है? 0.8 मीटर पे। तो यूनिट लेंथ पे कितने होंगे? 2000 अपॉन 0.8, यानी कि कितने हो जाएंगे? 20,000 बाई 8, यानी कि 10,000 बाई 4, यानी कि 5,000 बाई 2, यानी कि 2500। अरे हो गया क्या? देखो कई सोच रहे हैं क्या कर दिया सर, पता नहीं चला। 20,000 बाई 8, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, आता है समझ में? ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर लो, या तो पूरे को वैसे ही कर लो या वैसे करूँ, चलो बच्चों की तरह करते हैं। 10,000 बाई 4, ठीक है, और आगे करेंगे तो कितना आएगा? 5,000 बाई 2 हो जाएगा, और 5,000 का आधा कितना होगा? 2500। तो 2500 टर्न्स पर मीटर में है, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू क्या आई है? ये स्मॉल एन क्या होता था? यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए हैं? 2500। फिर ये बोल रहा है इसमें इफ द करंट कैरिंग इज 8 एम्पियर, यदि इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है? 8 एम्पियर हो रही है। एस्टिमेट बी वेक्टर इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कुछ नहीं दे रखा होता है तो अपन इनफाइनाइट लेंथ की मानते हैं, और इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियम कुछ दे नहीं रखा तो μ0 ni, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n की वैल्यू 2500, i की वैल्यू 8, ठीक है। आगे सोल्व कर लो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 इंटू 4 भी कितना होगा? 100, तो यानी कि टोटल मिला के 4 और ये मिला के, या 2500 इंटू 4 मिला के कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 में से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 8 तो ये वाला, पाई ये वाला, इंटू 10⁻⁴ कैंसिल होगा तो 10⁻³ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसको और आगे सोल्व कर सकते हो तो और आगे सोल्व कर लो, 8 इंटू पाई यानी कि 8 इंटू 3.34। क्लियर? तो ये तो इसका एक क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें मेन चीज़ ये थी स्मॉल एन निकालना, बाकी तो सिंपल फॉर्मूला लगाना था μ0 ni, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं टोरॉइड का। ये तो क्वेश्चन था सोलेनॉइड का। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं टोरॉइड का, ठीक है। सोलेनॉइड और टोरॉइड के फॉर्मूले तो सेम ही होते हैं, फॉर्मूला में तो कोई फ़र्क नहीं है, बस स्मॉल एन की वैल्यू निकालने का तरीका उसमें अलग होता है और इसमें अलग होता है। उसमें तो होता था नंबर ऑफ टर्न्स बाई लेंथ और इसमें होता है नंबर ऑफ टर्न्स बाई सर्कमफेरेंस। चलो, ए टोरॉइड हैज़ एन इनर एंड आउटर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। ये मान लो ये अपनी एक टोरॉइड है ऐसी, ठीक है, ऐसे इसमें वायर्स लगे हुए होंगे इस तरह से, बहुत ही सुंदर टोरॉइड बनी है। कई बार तो डायग्राम इतना अच्छा बन जाता है, मुझे लगता है मैं पेंटर ही बन जाऊँ। R1 रेडियस और R2 रेडियस। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25, इनर की दे रखी है 25 और R2 आउटर की दे रखी है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ ए वायर आर बाउंड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है?
3500, ठीक है। इफ़ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, तो आई की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। आई की वैल्यू अपन को दे रखी है 11 एम्पियर। ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड में, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, यानी कि जहाँ पे कोर है वहाँ पे बताना है। इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द कोरॉइड, यानी कि यहाँ पे बताना है। जिस टोरॉइड ने जो एम्प्टी स्पेस सराउंड कर रखा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो अपन को ये तो पता है कि यहाँ पर कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 0, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का जो आंसर हो तो 0 0 हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वस टू 0 इक्वस टू कहाँ, B इक्वस टू 0 रहेगा कहाँ कहाँ, फर्स्ट का और थर्ड का, इन दोनों का आंसर तो क्या होगा B इक्वस टू 0। अपन को निकालना है जहाँ पे कोर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो जहाँ पे कोर होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI, ऐसा ही होता है। म्यू नॉट अपन को पता है 4.2×10⁻⁷, आई अपन को पता है 11 एम्पियर। स्मॉल n निकालना है। स्मॉल n क्या होता है, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सरकमफेरेंस, इतना ही तो होता है टोटल नंबर ऑफ V। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N, तो यूनिट लेंथ में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी 2πr, ठीक है। सरकमफेरेंस जितनी होगी उतनी तो लेंथ है। अब अपन को R नहीं पता, R क्या होती थी मैंने बताया था उस टाइम पे कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इनर आउटर रेडियस दोनों दे रखी होगी, और R इसकी होती है मीन रेडियस। यही तो होती थी R, मीन रेडियस। तो मीन रेडियस कैसे निकालते हैं, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइड बाई 2, ऐसे नहीं बताया था मीन रेडियस निकालने का तरीका। तो इनर रेडियस तो कितनी है 25, आउटर कितनी है 26, तो 25 प्लस 26/2 यानी कि 51/2 क्या सेंटीमीटर, 51/2 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 25.5 सेंटीमीटर या फिर 0.255 मीटर हो जाएगा। ये तो R आ गया बस, अब और तो बचा ही गया। R आ गया तो N निकल जाएगा। N क्या था, कैपिटल N अपॉन 2πr। कैपिटल N तो कितना है 3500, ठीक है। कैपिटल N कितना है 3500, 2π ऐसे कैसे, और R कितना है 0.255, ये स्मॉल n आ गया। अब वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना और कुछ नहीं करना। B इक्वल टू क्या हो जाएगा 4π × 10⁻⁷ स्मॉल n कितना है ये वाला, ठीक है। यह आ जाएगा 3500 अपॉन 2π × 0.255 इंटू, ठीक है। और बचा क्या I कितना है 11, ये I कितना आ गया 11। ये जो आंसर आएगा किसमें आ जाएगा अपना टेस्ला के अंदर, ठीक है। इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन तुम्हें ही करनी है। कैलकुलेशन मैं क्या करूँगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, कुछ और कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल करके कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे अपने NCERT के सोलेनॉइड और टोरॉइड से रिलेटेड, जो एक्सरसाइज में दे रखे थे। 2 ही क्वेश्चन थे NCERT के अंदर, और कोई इसके अंदर NCERT में सोलेनॉइड टोरॉइड पे एक्सरसाइज में और कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है। तो और क्वेश्चंस अपन और कहीं से देख लेते हैं, फिर इसमें नहीं है तो और कहाँ से भी उठा लेते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, अच्छा क्वेश्चन है और निट में आया हुआ क्वेश्चन है ये अपना, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 तक कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन को। एक कॉपर वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम पर मीटर, 1 मीटर लेंथ का जो कॉपर वायर है अपना, उसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 0.01 ओम, ठीक है, 1 मीटर का। इज यूज्ड टू वाइंड ए 400 टर्न्स सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक सोलेनॉइड अपने पास में है ऐसी, ठीक है, ये मान लो ये सोलेनॉइड हो गई, और इसकी रेडियस जो दे रखी है वो रेडियस दे रखी है अपन को 1 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पर कितने टर्न्स बनाने हैं, 400 टर्न्स बनाने हैं इस कॉपर वायर के, ठीक है। ये कॉपर वायर के 400 टर्न्स अपन को बनाने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए, एन की वैल्यू देखा जाए तो 400, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि इसमें चलो ठीक है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। तो बैटरी का ईएमएफ लगाना है, वो क्वेश्चन बाद में देखेंगे। पहले समझो कि इस सोलेनॉइड को बनाने के लिए मुझे कितनी लेंथ का वायर चाहिए, ठीक है। भी सोलेनॉइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है मुझे पता है, सोलेनॉइड के रेडियस 1 सेंटीमीटर है मुझे पता है, तो ये वायर कितनी लेंथ का चाहिएगा, वायर की लेंथ कैसे निकालोगे,
एक टर्न बनाने में कितना लेंथ का वायर लगता है? 2 पाई आर। एक लेंथ बनाने में कितना लेंथ का वायर लगेगा? 2 पाई आर। तो मान लो मुझे 400 टर्न्स बनाने हैं तो कितने लेंथ के वायर लगेंगे? 400 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यदि मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूँगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो तो कितने हैं अपने पास में? 400। ठीक है, मुझे बात करनी है टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो एक टर्न की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर, और 400 की कितनी होगी? 2 पाई आर इंटू 400 हो जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ वायर अपन को पता चल गया 2 पाई आर इंटू 400। ठीक है, कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं, उसके बाद अपन आगे सोल्व बाद में कर लेंगे। 2 पाई ऐसे कैसे? आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 10⁻² मीटर। तो 10⁻² इंटू क्या? 400। ये तो क्या आ गया? टोटल लेंथ आ गई। किसकी? वायर की। वायर की क्या है? ये टोटल लेंथ है। और अपन को पता है कि 1 मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है? 0.01। तो इतनी लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा? इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ऐसा ही तो होगा भाई। ये देखो वायर, इसको यदि मैं खोल दूँ तो ये जब खोल दूंगा तो इतनी लेंथ का वायर बनेगा, इतनी लेंथ का बन जाएगा। तो जब इस पूरी वायर्स को, वाइंडिंग को हटा के मैं इसको स्ट्रेट कर दूँ तो इतनी लेंथ का वायर बनेगा। और 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस जो वो इतना है, तो इतने मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो मैं बोल सकता हूँ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, वो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे तो वो कितना आएगा? 2 पाई इंटू 10⁻² इंटू 400। ये तो कितना है? टोटल लेंथ है। और 1 मीटर की इतना रेजिस्टेंस है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.01। ठीक है, इतना तो इस पर रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे समझो क्वेश्चन को। फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सोलेनॉइड। ठीक है, एक सोलेनॉइड के अक्रॉस क्या किया अपन ने? ये जो वायर जा रहे होंगे इसके अक्रॉस अपन ने एक बैटरी लगा दी, ऐसे लगा दी। ठीक है, इसकी ईएमएफ जो है वो मैंने क्या मान लिया? ई मान लिया। वुड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻² टेस्ला। जब यहाँ से करंट फ्लो होती है मान लो आई, तो उस आई करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अपन को ये बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर वो कितना हो रहा है? 10⁻² टेस्ला नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, सेंटर पे। तो सेंटर पे सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? B = μ0 Ni। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। बैटरी का ईएमएफ निकालना है। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ कि I जो होता है करंट, वो क्या होता है? E/R। ऐसा ही तो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दे नहीं रखा बैटरी का तो अपन 0 मानेंगे, E/R। तो यहाँ से E क्या हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? E/R। तो B का फॉर्मूला क्या बनेगा? μ0 N। I की जगह क्या बोलेंगे? E/R हो जाएगा। E की वैल्यू अपन को निकालनी है। E कितना होगा? BR/μ0 N हो जाएगा। अब देखो स्मॉल n क्या होगा? स्मॉल n कैसे पता चलेगा? स्मॉल n अपन को पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो इतने हैं। ठीक है, और सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इतनी तो है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ना स्मॉल n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2। कितना हो जाएगा? 4000/2 यानी कि 2000। ठीक है, टर्न्स पर मीटर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना। अब वैल्यू पुट करेंगे तो E तो कितना आ गया? B कितना आ गया? 10⁻²। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये वाला। ये वैल्यू पुट कर दो 2 पाई इंटू 10⁻²। 2 पाई इंटू 10⁻² इंटू 400 इंटू 0.01 डिवाइड बाई क्या? μ0 N। μ0 कितना? 4 पाई इंटू 10⁻7 और स्मॉल n कितना है? 2000। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो। ये किस में आएगा? वोल्ट में, क्योंकि सब अपन ने एमकेएस में लिया है। देखो 2 पाई से ये 2 टाइम कैंसिल। ठीक है, तो और पहले पावर्स को सोल्व कर लो। एक काम करो, 10⁻² से 10⁻², 10⁻4 -4 से ये 2 जाएगा तो 10⁻²। एक मिनट, फोन आ गया, चलो छोड़ो, पता नहीं कौन है। चलिए फिर से देखना, -2 -4 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 तो यहाँ बचा, और 2 पाई ऐसे कैसे? इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम से, तो बचेगा क्या? 4 × 0.01 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई, ये तो कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 इंटू -7 प्लस का 3
10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, बनेगा क्या 0.01 इंटू ये -2 कैंसिल होगा तो अपॉन 2 से तो कैंसिल हो ही गया था, अपॉन क्या बच गया 10 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये -2 से -4 कैंसिल हुआ तो क्या बचा माइनस का 2। तो कितना आएगा, ये नीचे से इधर गया, इधर से इधर कितना आया 1 वोल्ट। कौन है भाई, एक मिनट रुक यार, हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, ए वायर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, वायर की रेडियस दे रखी है, इसका मतलब वो क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया एक तरह से। ठीक है, वायर की यदि रेडियस दे रखी है, जैसे ये वायर है, इसकी यदि मुझे रेडियस दे रखी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से सिलेंडर हो गया। तो मैं ये मान सकता हूँ कि एक मेरे पास में सिलेंड्रिकल शेप का वायर है। अब देखो कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो उस वायर को अपन मानते हैं सॉलिड वायर। ठीक है, उसको अपन क्या मानेंगे, सॉलिड वायर। इस वायर की रेडियस अपन को दे रखी है, ये वाली रेडियस को किससे डिनोट करते हैं अपन, ए से। ठीक है, ये ए अपन को दे रखा है और ए की वैल्यू दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 0.5 सेंटीमीटर, या फिर बोला जा सकता है 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, एक 10⁻² तो इसका आएगा और एक इसका और आएगा तो 10⁻³ मीटर। और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 100 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें 100 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रही है, यानी कि आई की वैल्यू अपन को दे रखी है 100 एम्पियर दे दी, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखो पूरे क्रॉस सेक्शन में यदि यूनिफॉर्मली वायर चल रही है, इसका मतलब वैसा भी हो गया, वायर कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, केवल सरफेस पे होता तो कैसा होता, होलो होता। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, यदि ये 0.5 सेंटीमीटर है, यदि ये 0.5 सेंटीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर तो इसके अंदर ही होगा, 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट अपन को निकालना है ए, यदि अपन ने बोला है इसको, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया 10⁻³ मीटर। तो एक तो आप मुझे अन साइड पे निकालना है 10⁻³ मीटर पे। ठीक है, तो इन साइड का फॉर्मूला लगा दो। इन साइड का फॉर्मूला क्या था, बी इन साइड क्या था, μ0I स्मॉल आर अपॉन कितना 4πr² या 4πr², ये फॉर्मूला था μ0I अपॉन 4πr। आर की जगह क्या बोल देंगे अपन, ए माना है यदि मैंने तो 4πa² हो जाएगा। तो μ0I स्मॉल आर अपॉन 4πa²। तो बी इन साइड की वैल्यू पुट कर दो, μ0 कितना हो जाएगा 4π इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 100 एम्पियर, स्मॉल आर कौन से पॉइंट पे 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, डिवाइड बाई 4π ऐसे कैसे a², ए की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। 4π से 4π कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल और ये -1 बचेगा, 4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁴, यानी कि बी इन साइड क्या हो गया 4 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁴, कितना हो जाएगा -3, ये कितना होता 4 और ये -1 बचाएगा तो -1 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा 10⁻⁴ टेस्ला। तो इन साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। फिर अपन को बोला गया है एट द सरफेस, सरफेस पे फॉर्मूला क्या होता है, बी सरफेस की बात करेंगे तो क्या आया था μ0I अपॉन 4πa, ये आया था। ठीक है, सरफेस पे तो स्मॉल ए की जगह अपन ने स्मॉल आर कैपिटल आर माना होगा। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना। μ0 की वैल्यू वही 4π इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू वही 100, 4π ऐसे कैसे और रेडियस कितनी है, रेडियस सरफेस पे आने का मतलब रेडियस कितनी है 5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, 4π से तो 4π कैंसिल। ठीक है, -3, ये कितना बचेगा -7 और 2 10⁻⁵ माइनस का -5 और ये -3 कितना हो गया -2, तो 1/5 इंटू 10⁻², या फिर अपन को बोलेंगे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये कहाँ आ गया, बी सरफेस पे आ गया। और थर्ड अपन से पूछा गया है क्या, थर्ड अपन से पूछा गया है एट 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर का मतलब कि अपन कहाँ हैं, अंदर ही तो है। ठीक है, तो 0.2 सेंटीमीटर का मतलब अपन अंदर ही हैं, तो वही बी इन साइड का फॉर्मूला μ0I स्मॉल आर अपॉन 4πa²। तो μ0 की वैल्यू तो 4π इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 100। अब आर कितना हो गया
0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर का मतलब 2 × 10⁻³ मीटर डिवाइड बाई 4 पाई और आर स्क्वायर हो जाएगा उसका स्क्वायर, यानी कि 25 × 10⁻⁶ हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू -7 -6, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और ये 2 बच गया और ये 3, -1 -3 मिल गया माइनस का 4 और 2 कैंसिल होगा। अच्छा ये तो पहले कैंसिल हो चुका, -1 और -1 और -3 मिल गया कितना हो जाएगा -4। तो इन साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा 8 × 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर, सिंपल सा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था और कोई ऐसा क्वेश्चन के अंदर नहीं था। एक क्वेश्चन और देखना, सर्कुलर रिंग की एक्सिस के लिए अपने फॉर्मुला जो लिखा था उसी से बेस्ड एक क्वेश्चन और है, उसको और समझना वो क्वेश्चन क्या है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में बाकी अपन आगे कल देखेंगे जो भी है वो। तो लास्ट क्वेश्चन को और देख लो उसमें क्या चीज़ें हैं। चलिए, रिंग की एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अपन ने फॉर्मुला क्या देखा था, μ0 NiA²/2A²+x² 3/2। यदि याद हो तो अपने पास एक ऐसा फॉर्मूला आया था यहाँ पर, μ0 NiA²/2A²+x² 3/2 ऐसा आया था। अब देखो अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, एक तो रिंग ऐसे है और इससे मुझे x डिस्टेंस पे निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, और दूसरी रिंग जो है वो ऐसे रखी हुई है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 2 रिंगें रखी हुई है और वही यहाँ पर भी कितने डिस्टेंस है x डिस्टेंस है। इसकी यदि रेडियस देखोगे तो a है, नंबर ऑफ टर्न्स देखोगे तो n है, करंट इसमें I है। इसमें भी देखोगे तो रेडियस a है, नंबर ऑफ करंट I है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं a है, ठीक है। तो इसमें यदि करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, ठीक है, उल्टी कर देते हैं थोड़ा सही हो जाएगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसमें देखेंगे तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है, इस तरह से हो रही है। तो इसमें यदि आप मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इस पॉइंट पर देखेंगे तो किधर आएगा, इधर की तरफ। तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इधर की तरफ। इसमें देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि B2 कैसा आएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो B1 और B2 की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला लगा दो एक्सिस के लिए, μ0 NiA²/2 A²+x² 3/2 वही चीज़ें है सारी, μ0 NiA²/2 A²+x² 3/2, लेकिन डायरेक्शन किधर, उधर की तरफ। क्या यही B2 आएगा, सेम ही आएगा क्योंकि x सेम है, A सेम है, I सेम है, N सेम है, यानी कि B1 भी यही आएगा और B2 भी यही आएगा, दोनों की वैल्यू सेम है, B1 और B2 भी सेम आ गई। अब जब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, रूट में B1² + B2²। वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला +2 B1 B2 cos 90 बनता, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो आगे मैंने लिखा नहीं है। तो बच्चा क्या, रूट में B1² + B2², और दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट में B1 तो B नेट कितना आ जाएगा, √2 और B1 की वैल्यू μ0 NiA²/2 A²+x² 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के आएगा, √2/2 को अपन बोल सकते हैं 1/√2। डायरेक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट किधर बनेगा, इधर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, इससे 45 डिग्री के ऊपर, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अपने पास में, सोलेनॉइड, टोरॉइड, रिंग, बायो सावर्ट लॉ के क्वेश्चंस अपन ने देख लिए सारे, एम्पेयर सर्कुलर लॉ के क्वेश्चंस अपन ने देख लिए, सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है, अभी तक कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। तो इस चैप्टर का एक पार्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला पार्ट, वो सारा कंप्लीट हो गया है। 2 तरीके से अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, एक तो बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से और एक एम्पेयर सर्कुलर लॉ की हेल्प से, और दोनों से अपने दोनों के थ्योरी के पॉइंट्स भी अच्छे से देख लिए, सारी डेरिवेशंस अच्छे से देख ली, न्यूमेरिकल्स जो बनते थे सबके ऊपर अच्छे से डीपली स्टडी अपने न्यूमेरिकल्स की भी कर ली है, ठीक है। नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स, IIT लेवल के न्यूमेरिकल्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, IIT में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, तीनों में ही ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अपन ने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए और काफ़ी कुछ इसके थ्योरी के पॉइंट्स भी देख लिए, तो एक पार्ट इसका अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो फोर्स आता है, उस फोर्स के बारे में अपन देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा,
फिर टॉर्क देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में गैल्वेनोमीटर के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो चैप्टर पूरा फुल स्विंग में चल रहा है, पढ़ते रहो अच्छे से, नोट्स बनाते हुए चलना। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए नोट्स सबसे ढंग से सारे बनाते हुए चलना, और वही चीज़ शेयर करो मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि कुछ अच्छे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, जो वास्तव में चीज़ों को सर्च कर रहे हैं और उनको ये चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को शेयर करो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। वेरी ऑल द बेस्ट।